अगर हम किसी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस को मिरर की तरह यूज करें तो जो इमेज हमें दिखता है, इस ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज हमें दिख रहा है, वो इमेज एज इट इज बनता है। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बनता है। तो इस तरह का प्लेन सरफेस जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन के मिरर का काम कर रहा है तो इस तरह के मिरर्स को प्लेन मिरर्स कहा जाता है। लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन सरफेस ना हुआ तो, जैसे कि चम्मच का इस हिस्से को आप देखें, यहां पर आपको दो तरह की सरफेसेस मिलेगा। एक तो आप इस हिस्से को देखें, यहां पर सरफेस जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है और उसके ठीक पीछे ये जो सरफेस है, ये सरफेस बाहर की तरफ उभरा हुआ सरफेस है। तो अगर इन सरफेसेस को हम मिरर की तरह यूज करें तो जो इमेज बनता है वो इमेज डिस्टॉर्टेड इमेज बनता है, एज इट इज नहीं बनता है। यहां पर देखें, चम्मच का जो अंदर की तरफ धंसा हुआ सरफेस है उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह यूज कर रहे हैं, उसे मिरर की तरह यूज कर रहे हैं, और यहां पर जो बाहर की तरफ उभरा हुआ सरफेस है उसे हम मिरर की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहां पर चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन सरफेस नहीं है, कर्व्ड सरफेस है, इसीलिए इस तरह के मिरर्स को कर्व्ड मिरर्स कहा जाता है। ये जो कर्व्ड मिरर्स है इसका एक स्पेशल टाइप होता है स्फेरिकल मिरर। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्फेरिकल मिरर मतलब इसके साथ स्फेयर किसी न किसी तरीके से जुड़ा हुआ होगा। तो देखिए, यहां पर एक खोखला स्फेयर है। इस स्फेयर को अगर हम इस तरह से काट लेते हैं तो हमें इस तरह का एक हिस्सा मिलेगा। यहां पर देखिए, इस साइड में आपको जो सरफेस दिख रहा है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ सरफेस है, इसे कॉनकेव सरफेस कहा जाता है। और पीछे की तरफ जो सरफेस है ये उभरा हुआ, बाहर की तरफ उभरा हुआ सरफेस है, तो इसे कॉन्वेक्स सरफेस कहा जाता है। इसे याद रखने के लिए देखिए, कॉनकेव के नाम में केव है, ये एक पर्वत है, पहाड़ी है, और यहां पर एक केव इस तरह से बना हुआ, केव मतलब गुफा। अब गौर से देखिए, केव में जो सरफेस है वो सरफेस किस तरह से अंदर की तरफ मुड़ा हुआ सरफेस है। तो ये याद रखने के लिए है, आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं कि कॉनकेव के नाम में केव है, मतलब सरफेस जो है अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अब देखिए, चम्मच के केस में हमें दो तरह के सरफेसेस मिलता है। यहां पर देखिए, ये कॉनकेव सरफेस है, अंदर की तरफ धंसा हुआ सरफेस, और ये उसका पिछला हिस्सा है जो कि बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है, तो ये इसका कॉन्वेक्स सरफेस है। तो जब कोई कॉनकेव सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब मिरर की तरह काम करता है तो उसे कॉनकेव मिरर कहा जाता है, और जब कॉन्वेक्स सरफेस मिरर की तरह काम करता है तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। अब चलिए, ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इनके साथ एसोसिएटेड कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। इसके साथ कुछ टर्म्स हम एसोसिएट करेंगे। जैसे कि ये जो मिरर है, इस मिरर का जो बिल्कुल सेंटर होगा, इसके सरफेस में जो इसका सेंटर होगा, उस सेंटर को कहा जाता है पोल। और ये जो मिरर है, इसका जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री आप देखें, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री सर्कुलर नेचर का होता है। आप एक स्फेयर को काटे तो उसका बाउंड्री सर्कुलर ही होगा। तो ये जो सर्कल है, इस सर्कल का जो डायमीटर है, इसे अपार्चर कहा जाता है। अब ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर है, उस सेंटर को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए, मैं इसे यहां ना ड्रॉ करके थोड़ा सा बाहर निकाल के ड्रॉ कर रहा हूं, ताकि आपको ऐसा न लगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस मिरर के सरफेस में होता है। सरफेस में नहीं होता है। ये मिरर जिस स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। अब अगर इन दो पॉइंट्स को, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है,
इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप गौर से देखिए, ये जो डिस्टेंस है, ये जो लेंथ है, ये उस स्फीयर का रेडियस होगा। ये इसका सेंटर है, हमें पता है स्फीयर के सेंटर से स्फीयर के सरफेस में किसी भी पॉइंट को मिलाते हुए हम अगर लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें तो वो लाइन सेगमेंट उसका रेडियस होता है। इसीलिए इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को। अब देखिए, आपके किताबों में आप जो स्फेरिकल मिरर का, दैट मीन कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, उसका जो फिगर आप देखेंगे वो फिगर इस तरह का नहीं होता है, बल्कि कुछ और तरीके से ड्रॉ किया हुआ रहता है। जैसे कि ये कॉनकेव मिरर का आप इमेज देख रहे हैं, अपने किताबों में आप इस तरह के इमेज पाएंगे। यहां पर ये जो सफेद पट्टी आपको दिख रहा है, ये पट्टी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को इंडिकेट कर रहा है, और ये जो डार्क कलर का शेडेड रीजन देख रहे हैं, ये पॉलिश्ड रीजन को दिखा रहा है। इस साइड में पॉलिश्ड है, इसीलिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम कर रहा है। अगर आप ड्रॉ करेंगे, खुद से ड्रॉ करेंगे, तो आपको जो शेडेड पोर्शन ड्रॉ करना है, मतलब पॉलिश को ड्रॉ करना है, तब आप कुछ इस तरह से इसे शेड कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप कुछ छोटे छोटे लाइन सेगमेंट इस तरह से ड्रॉ कर दें, जो कि इस शेडेड रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसा कि हमें पता है, इसके सेंटर को हम पोल कहते हैं, और ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाते हुए जो स्ट्रेट लाइन है उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो ये तो कॉनकेव मिरर वाला केस हो गया। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर आप किताबों में कुछ इस तरह का पाएंगे। ये जो पट्टी है, ये पट्टी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और ये पीछे जो है, ये शेडेड रीजन जो है, ये शेडेड रीजन पॉलिश्ड सरफेस को इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली अगर आप चम्मच या स्टील के थाली को यूज करते हुए मिरर बना रहे हैं तो वहां पर पॉलिश्ड रीजन नहीं रहता है, लेकिन अगर आप कांच के मिरर यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्लेन मिरर हम यूज करते हैं, कांच का बिल्कुल प्लेन मिरर, तो यहां पर कांच का एक स्लैब रहता है और पीछे जो है एक पॉलिश रहता है, पीछे रहता है पॉलिश, जो कि रिफ्लेक्ट करता है, मेनली जो रिफ्लेक्ट करवाता है। तो ये पीछे के हिस्से को पॉलिश्ड करके हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉलिश्ड पार्ट, शेडेड पार्ट, उसी पॉलिश को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके साथ एसोसिएटेड टर्म्स जो है, ये पोल है, इसका सेंटर जो है पोल है। ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। अब कॉनकेव मिरर के साथ एसोसिएटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर आपको कॉनकेव मिरर दिख रहा है। अगर इसके आसपास हम एक कागज ले जाते हैं, एक खास पॉइंट में अगर उस कागज को रखा जाता है, तो धीरे धीरे वो कागज जल उठता है। ऐसे देखिए, ये जल रहा है धीरे धीरे। देखिए, ये जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि ये जो मिरर है, इस मिरर का जो शेप है, उस शेप के कारण जो सूरज से, सन से जो पैरेलल लाइट रेज आ रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद वो एक खास पॉइंट में जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो इस खास पॉइंट में अगर हम किसी कागज को ले जाते हैं तो वहां पर वो कागज जल जाता है, क्योंकि इस पूरे मिरर में जो सनलाइट इंसिडेंट कर रहा है, पूरा का पूरा एनर्जी एक पॉइंट में कंसंट्रेटेड हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी इस पॉइंट में जनरेट हो रहा है या कंसंट्रेटेड हो रहा है, जिसके कारण यहां पर कागज रखने से वो जल जाता है। ये जो प्रॉपर्टी है, ये इसका जो शेप के कारण ये जो प्रॉपर्टी निकल के आता है, इसके कारण हम इसके साथ एक स्पेशल टर्म एसोसिएट कर सकते हैं। तो यहां पर आपको एक कॉनकेव मिरर दिख रहा है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सिमिलरली यहां पर कॉन्वेक्स मिरर है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइट रेज इसमें इंसिडेंट करता है, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद वो लाइट रेज एक पॉइंट में कन्वर्ज होता है, जैसे कि पिछले डेमोन्स्ट्रेशन में हमने देखा था। तो ये जो पॉइंट जहां पर लाइट रेज रिफ्लेक्ट करने के बाद कन्वर्ज हो रहा है, वो पॉइंट उसे कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस ऑफ दैट मिरर, ऑफ दैट कॉनकेव मिरर। इसी तरह से
अगर कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट करे तो फिर रिफ्लेक्ट करने के बाद वो डाइवर्ज करता है, एक दूसरे से दूर जाता है। फिर भी मानो ऐसा लगता है कि वो सारे लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट करने के बाद डाइवर्ज किया है, वो लाइट रेज मानो किसी एक खास पॉइंट से बाहर निकल रहा हो। इस खास पॉइंट को, कॉन्वेक्स मिरर के केस में इस खास पॉइंट को इसका प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। यहां पर आप याद रखें, जब प्रिंसिपल फोकस हम पता कर रहे हैं तो जो लाइट रेज इंसिडेंट करता है मिरर में, उन लाइट रेज को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना होता है। अब जैसे कि हमने बात किया था कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है इसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, उसी तरह से पोल से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है इसे फोकल लेंथ कहा जाता है, इस मिरर का फोकल लेंथ। सिमिलरली कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी आप यही पाएंगे कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे और पोल से प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहेंगे। यहां पर ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और जो फोकल लेंथ है, इनके बीच एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है। अगर मिरर, इसका अपार्चर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हुआ तो फिर ये रिलेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन बनता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। आपको मैं फिर से बता दूं, ये रिलेशन तभी निकल के आता है जब ये जो अपार्चर है इसका, ये अपार्चर रिलेटिवली छोटा हो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, तभी ये रिलेशन जो है ये रिलेशन वैलिड होता है। अब हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है वो किस तरह का बनता है, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखने से उसका इमेज कहां पर बनता है, वो इमेज सीधा बनता है या उल्टा बनता है, छोटा बनता है या बड़ा बनता है, इन सब चीजों के बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। तो फिर जल्द मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।